विकासशील देशों को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ा अवरोध है। चीन और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जहां पर कोई भी व्यवस्था सफल तभी हो सकती है जब उसका पैमाना बहुत विशाल हो। शंघाई आज दुनिया के आधुनिकतम शहरों में से एक माना जाता है। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को आधुनिकतम शहरों की श्रेणी में लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। चौड़ी सड़कें, अच्छा यातायात और उतनी ही अच्छी रेल सुविधा, इसके साथ ही तेज गति से चलती हुई उसकी अर्थव्यवस्था चीन जापान को पछाड़कर दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। विश्व के इतिहास में कभी भी किसी देश ने इतनी तेज गति से विकास नहीं किया है और विगत 30 वर्षों से चीन ने विकास की इस गति को लगातार और निरंतर बनाए रखा है। विकास के अवरोधों पर जिस तरह चीन ने विजय पाई है, उसका अनुभव और अध्ययन भारत को सही दिशा में ले जाने में सहायक हो सकता है। हम भारत की तुलना यूरोपीय देशों से कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ दूरियां कम, जनसंख्या कम और संसाधन ज्यादा है। किंतु चीन हर दृष्टि में हमसे बड़ा है, चाहे क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, और जो संसाधन चीन में है वो हमारे भारत में भी है। चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना अधिक है। इसके बाद भी चीन अपने देश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर को रोड से जोड़ने में सफल हुआ है। हमें तो चीन से कम काम करना है क्योंकि चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। हवाई यातायात की बात करें तो 800 यात्रियों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज 318 को उड़ाने और उतारने के लिए विशेष व्यवस्था चाहिए। इतने यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए उचित प्रबंध चाहिए। दुनिया में लगभग कई देश जैसे दुबई हो या शंघाई, हर बड़े शहर के पास यह सुविधा उपलब्ध है, किंतु भारत अभी तक इस पैमाने पर यह सुविधाएं नहीं जुटा सका है। अतः A318 की उड़ानों को भारत में लाना अभी तक संभव नहीं हो सका है। जबकि भारत की जनसंख्या को नजर में रखते हुए इस विमान की सेवाएं लेना भारत के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। चीन में रेलवे का विकास जिस गति से हुआ है वह अचंभित कर देने वाला है। रेलवे स्टेशन किसी आधुनिकतम एयरपोर्ट से कम नहीं। तेज गति से चलने वाली रेल यात्रा में रोमांच भर देती है। शंघाई से बीजिंग की 1320 किलोमीटर की यात्रा बुलेट ट्रेन से केवल 5 घंटे में पूरा की जा सकती है। तुलना करें तो मुंबई से दिल्ली की लगभग इतनी ही दूरी की यात्रा को तय करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस को 16 घंटे का समय चाहिए। हम तकनीकी में तो पीछे हैं ही, अपनी कोशिशों में भी पीछे दिखाई पड़ते हैं। दुनिया के निर्माण में लगने वाले कंक्रीट का आधे से ज्यादा हिस्सा चीन में खप रहा है। स्वाभाविक है, निर्माण कार्यों में लगने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी एवं बिक्री आयोजित करने के लिए शंघाई सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। निर्माण में लगने वाले उपकरणों को बनाने वाले साल के निर्माता इस विशाल मेले में अपने नवीनतम तकनीक एवं उपकरणों के साथ मौजूद थे। संसार की समस्त आधुनिकतम तकनीक जब एक जगह हो तो आप सब अचंभित होकर एक से एक विशाल और स्वचालित मशीनों को हतप्रभ होकर मनुष्य के इन कारनामों पर गर्व भी करते हैं और नई तकनीक को समझने की चेष्टा करते हैं। चीन के इस विकास को देखकर विचार आता है कि हम प्रजातंत्र को लेकर कब तक बैठे रहेंगे। महाविमान A318 की यात्रा, बुलेट ट्रेन का सफर, औद्योगिक मेले की विशालता, चमत्कृत कर देने वाली शासन प्रशासन व्यवस्था भी मन को आंदोलित किए हुए। एक भारतीय के मन में यह सब देखकर सहज खीज उत्पन्न होती है कि हम समर्थ होते हुए भी विकास की गति में अब तक पिछड़े क्यों हैं। प्रजातंत्र हमको निठल्ले बने रहने की स्वतंत्रता तो नहीं देता, न हम अपनी जनसंख्या का रोना लेकर बैठ सकते हैं। चीन में एक पार्टी तंत्र होने से आम जनता को राजनीति में कोई रुचि नहीं। देश का राष्ट्रपति लोकप्रियता की वजह से नहीं बनता, अपने वरिष्ठता और पार्टी पर अपनी पकड़ से बनता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कहीं प्रजातंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्रता तो हमारे विकास के आड़े नहीं आ रही। विकास करने का हमारा अधिकार कहीं हमारी प्रगति में बाधा तो नहीं बन रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि सन 1990 तक भारत और चीन एक धरातल पर खड़े थे, किंतु उसके बाद चीन ने उड़ान भरी और भारत कछुए की चाल से आगे बढ़ता रहा है। दोनों की अर्थव्यवस्था में एक विशाल फासला हो चुका है। भारत के आजाद होने के 2 साल बाद ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय हर चीज में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है और चीन की $9 ट्रिलियन की। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्ध शहरों में से गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013 के बीच 68 करोड़ लोगों
को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। मानव इतिहास में इतनी तेजी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कभी गरीबी से आरामदेह जीवन यापन का सफर तय नहीं किया। आखिर कैसे चीन ने इतनी लंबी और ऊंची छलांग लगाई? एक उदाहरण देखिए, भारत की दीपावली। अब दीपावली की रात दिए नहीं जगमगाते, हर तरफ जगमग जगमग करती बिजली की लड़ियां ही दिखाई देती है और सब की सब चीन में बनी हुई है। आतिशबाजी का सामान भी देख लीजिए, वहीं से आने लगा है और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी चीन से ही आती है। दिवाली के हमारे लक्ष्मी पूजन से चीन का यू शहर उतना ही खुशहाल होता है। इस शहर के लोग दीपावली का सामान ही नहीं बनाते, होली की पिचकारियां बनाकर भी भारत बेचते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है, करीब 7.5 लाख दुकानें और इन दुकानों में सिख गुरुओं के शब्द की किताबें भी मिल जाती है। यहाँ कुरान शरीफ की आयतें भी मिलती है और सेंटा क्लॉज भी। चीन में धंधे का एक ही फॉर्मूला है, वे कोई भी सौदा छोड़ते नहीं और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। वे हर रेट का माल बनाते हैं, अच्छा भी और सस्ता व घटिया भी। यही वजह है कि 2011 में 40,000 भारतीय व्यवसायी यहाँ आए, जबकि 2003 में 3,60,000। भारत ही नहीं, दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत से यहाँ आने वाले व्यापारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्तरां और होटल से भरी हुई है। चीन ने पहले फैक्ट्रियां बनाई, फिर उत्पाद को बेचने के लिए व्यवस्था की। अब इम्पोर्टरों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं और फैक्ट्री मालिकों को भी खरीदार ढूंढने की आवश्यकता नहीं। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर जिवू शहर में भारत से सबसे बड़ी संख्या में व्यापारी आने लगे हैं। इसमें कंपटीशन बढ़ा है और इन व्यापारियों का मुनाफा हाल के दिनों में कम हो गया है, लेकिन व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत जैसे देश में उत्पादन कम हो रहा है। सोचना तो यह है कि भारत के पास व्यर्थ गंवाने को समय नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को अब A318 की रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ना होगा।